दो बहुओं की यात्रा। हैदरपुर नाम के एक गांव में कमला करके एक औरत रहा करती थी। कमला के दो बेटे थे जिसकी शादी हो गई है। कमला के दोनों बहुएं रोजा और पूजा दिन भर कुछ न कुछ काम करते रहते थे। पूजा कुछ शर्मीली थी और कमला से डरती थी, लेकिन रोजा ऐसी नहीं थी। एक दिन रोजा और पूजा काम कर रहे थे कि इतने में कमला कुछ और काम भी बोल देती है। तभी रोजा ने ऐसा सोचा, अरे पूजा, मैं रोज ये काम करते करते तंग आ गई हूँ। हमें कुछ करना है, क्यों ना हम एक यात्रा को चले जाएं? सिर्फ हम दोनों बस। अरे बहन, सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन हमें सासू माँ जाने देगी क्या? पूछना है तो तुम ही पूछ लो। चलो फिर पूछ के देखते हैं। सासू माँ, हमें एक बात पूछनी थी आपसे। बोलो, क्या बात है? हम बाहर घूमने जा सकते हैं क्या? हाँ हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जाकर मार्केट होके आओ। अरे सासू माँ, मार्केट नहीं, कहीं बाहर बोले तो हॉलिडे के लिए किसी और देश, विलायत। अरे भारत में देखने के लिए जगह ही कम पड़ गया क्या? विलायत जाएंगे, विलायत। ठीक है, लेकिन कहाँ जाना है ये तो बताओ। हम सोच के आते हैं सासू माँ। तभी रोजा और पूजा बैठकर वर्ल्ड मैप को हाथ में लेकर देखने लगे। अरे रोजा, हम कनाडा जाएंगे क्या? अरे वहाँ पर बहुत ठंड है। कनाडा नहीं, हम इजिप्ट जाएंगे, वहाँ पर पिरामिड देखेंगे। अरे रोजा, लेकिन वहाँ तो बहुत गर्मी रहेगा रे। हम अमेरिका जाएंगे, वहाँ पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, बहुत मजा आएगा। ठीक है पूजा, हम अमेरिका ही जाएंगे। ऐसा सोचकर दोनों बहू जाकर ये बात कमला को बोलते हैं और कमला मान जाती है और ऐसी पूछती है, अरे लेकिन जाने के लिए इंतजाम कौन करेगा? तभी रोजा ने ऐसी बोली, अरे माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मेरा एक भाई है जो ये सब करता है, मैं उसको बोलती हूँ ना। ऐसा रोजा उसके भाई को फोन करती है। अरे भाई, कैसे हो? मुझे थोड़ा काम है, तुम्हारी मदद चाहिए। बोलो बहन, क्या बात है? फिर रोजा ने सारी बात फोन पे बताती है और उसका भाई वादा भी करता है कि उसको अमेरिका लेके जाऊंगा। फिर एक हफ्ते के बाद उसका भाई घर आता है। अरे रोजा बहन, ये कुछ कागजात हैं जिस पे आपका सिग्नेचर चाहिए और पैसे का इंतजाम हो गया ना? अरे हाँ, मुझे आपकी पासपोर्ट भी चाहिए। ये रहा पैसा और हमारा पासपोर्ट फोटो। अभी हम अमेरिका जा सकते हैं ना भाई? अरे लेकिन ये तो पासपोर्ट फोटो है बहन, मैंने आपसे पासपोर्ट मांगा है। अरे यही तो पासपोर्ट है, कल ही जाके निकाला है। मेरी प्यारी बहन, आपको पासपोर्ट नहीं है? अगर नहीं है तो जाना मुश्किल है। ये बात सुनकर कमला भी हंसने लगी। बेचारे दोनों बहू की विलायत का यात्रा अचानक रुक जाती है। वुडन बाइक रेस। सूरजपुर नाम के एक गांव में एक बड़ा डिग्री कॉलेज था। उस कॉलेज में पढ़ने लिखने के लिए आसपास के गांव के लोग और शहर के लोग भी वहां आते थे। क्योंकि वह बहुत ही अच्छा कॉलेज था, इसीलिए उस कॉलेज में अमीर और गरीब स्टूडेंट्स भी पढ़ते थे। इस तरह उस कॉलेज में दो ग्रुप्स बनाए गए। एक ग्रुप का नाम सूरजपुर सनराइजर्स था और दूसरे ग्रुप का नाम सूरजपुर रॉयल्स था। सनराइजर्स गरीबों की ग्रुप थी, लेकिन वह बहुत अच्छे पढ़ते थे। रॉयल्स का ग्रुप अमीर थे, लेकिन पढ़ाई नहीं करते थे, बस हर रोज शो ऑफ करने के लिए कॉलेज आते थे। एक दिन एक सुंदर लड़की कॉलेज में एडमिशन लिया। उसको दोनों ग्रुप वाले देखकर चौंक गए। रॉयल्स का लीडर जॉनी उसे पाना चाहता था। अरे यार, कितनी सुंदर है, मैं अपनी फॉरेन बाइक दिखाऊंगा और उसको पटा लूंगा। हाय डार्लिंग, हाउ आर यू? कम हॉप ऑन माय बाइक, आई विल टेक यू फॉर अ राइड बेबी। तभी सनराइजर्स का ग्रुप लीडर रामू वहां पर आता है और ऐसा बोलता है, हाय जी, आप नए हैं क्या? कभी आकर मिल लीजिए, पढ़ाई में कुछ डाउट्स हैं तो मैं क्लियर कर दूंगा। रीटा दोनों को देखकर ऐसी बोलती है, देखिए, मुझे ये फ्लर्टिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, आप जाकर अपना काम कीजिए। लेकिन हर रोज सनराइजर्स और रॉयल्स के बीच में रीटा के लिए झगड़े शुरू हो गए।
दोनों ग्रुप के लीडर्स आपस में लड़ने लगे। अमीर रॉयल्स के पास बहुत पैसा था, इसीलिए उसके ग्रुप के लड़के अच्छे अच्छे फॉरेन बाइक और फॉरेन कपड़े पहन के आते थे और सनराइजर्स को ताने मारते थे। लेकिन सनराइजर्स के पास है तो भी पुराना खटारा बाइक्स और फटे हुए कपड़े। इस तरह हर रोज आपस में झगड़ने लगे। एक दिन रीटा ने इन झगड़ों को बंद करने के लिए एक आइडिया निकाली। देखो, ये दोनों ग्रुप के बीच में बाइक रेसिंग लगाऊंगी। जो भी जीतेगा मैं उसी से दोस्ती करूंगी। ऐसा बोलकर वहां से चली जाती है। तभी रामू उसके खटारा मोटरसाइकिल को लेकर एक मैकेनिक के पास जाता है और ऐसा बोलता है, अरे भाई, मेरे बाइक को बदल डालो, नहीं तो वो रॉयल्स बाइक रेस में जीत जाएंगे और रीटा उनकी हो जाएगी। एक काम करो, मैं कुछ हल्की लकड़ियां लाता हूं, तुम उन लकड़ियों के साथ मोटरसाइकिल का बॉडी बनाओ और मेरे बाइक का इंजन उसमें फिट कर दो। और एक बात, तुम एक नाइट्रोजन फायर बूस्टर भी उसमें लगा देना। रेस का दिन सभी ग्रुप के रेसर्स जॉनी और रामू भी रेडी हो जाते हैं। रेस शुरू होते ही जॉनी आगे निकलता है और रामू पीछे रह जाता है। सभी फॉरेन बाइक्स आगे निकल जाते हैं और सनराइजर्स पीछे रह जाते हैं। तभी रामू ने अपना नाइट्रोजन फायर बूस्टर इस्तेमाल करता है और देखते ही देखते सबसे आगे निकल जाता है और ऐसा जॉनी को हराकर रेस में जीत जाता है। शर्त के मुताबिक रीटा सनराइजर्स के पास आ जाती है। जॉनी शर्मिंदा होकर सिर नीचे कर लेता है। जॉनी को शर्मिंदा हुए देखकर रामू ऐसा बोलता है, अरे रीटा, तुम जॉनी से भी दोस्ती करो। उनको पैसों का घमंड है, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। ठीक है रामू। ऐसा बोलकर वह तीनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक गांव में आयाराम नाम का एक आदमी रहता था। वह पपीता का व्यापार करता था। वह बहुत ही कंजूस और खड़ूस आदमी था। उसी गांव में विशाल नाम का एक छोटा सा व्यापारी भी रहता था। विशाल रोज आयाराम के यहाँ पपीता खरीदकर गांव के गलियों में जाकर बेचता था। उसी तरह अपना जीवन गुजारता था। एक दिन विशाल के पास पपीता खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। तभी आयाराम ऐसा बोलता है, क्यों रे विशाल, पैसा नहीं दिया तो माल नहीं मिलेगा। चलो चलो जाकर पैसे लाओ। विशाल निराश होकर घर पहुंचता है। तभी उसकी बीवी ऐसी बोलती है, ओहो, क्या हुआ जी, तुम इतने जल्दी कैसे लौट के आ गए? क्या करूं भगवान, आयाराम सेठ ने पैसे बिना पपाया नहीं दिया, इसीलिए कुछ सूझा नहीं। देखो जी, घर में बच्चे भूखे हैं। ये लो मेरा चांदी का घुंघरू, ये बेचकर पपाया खरीदो और कुछ पैसे कमाओ। विशाल ने चांदी के घुंघरू बेचकर आयाराम के यहाँ जाकर कुछ पपीता खरीदा और अपने ठेले पर रखा। लेकिन खड़ूस आयाराम उसको सारे खराब पपीता देता है। बाजार में जाते ही उसके पास पपीता कोई नहीं खरीदता। सब खराब पपीते को देखकर विशाल रोने लगता है और सब फेंक देता है। खाली ठेला लेकर घर आते हुए रास्ते में एक बूढ़ा आदमी को मिलता है। बेटा, मुझ पर दया करो, मुझे एक कार वाले ने एक्सीडेंट करके चला गया है। मैं सभी को मदद मांग रहा हूँ, लेकिन कोई भी नहीं किया। मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे क्या? ठीक है काका, आ जाओ, मेरे ठेले पर बैठो। ऐसा कुछ दूर पहुंचते ही बूढ़ा आदमी ठेला रोकने के लिए बोलता है, अरे क्या हुआ काका, लेकिन यहाँ पर तो कुछ घर नहीं है। बेटा, मेरा घर उस झाड़ुओं के पीछे है, यहाँ से मैं चला जाऊंगा। तुम ये पपीता लो और बाजार में जाकर बेच लो, तुम बहुत खुश रहोगे। ऐसा बोलकर बूढ़ा आदमी गायब हो जाता है। विशाल चौंक जाता है। जैसे ही विशाल बाजार में जाता है, देखते देखते ठेले पर रखा हुआ पपाया एक विशाल बड़ा पपाया बन जाता है। विशाल हैरान हो जाता है। सभी लोग उसे देखने वहां पर आ जाते हैं। फिर विशाल ने उस पपाया को काटकर बेचना शुरू कर दिया। वह इतना स्वादिष्ट था कि पूरा का पूरा पपाया बिक गया और ऐसा वह 5,000 रुपए कमाता है। हे भगवान, तुमको लाख लाख शुक्र है, तुम ही उस काका के रूप में आकर मुझे सहायता किया है। बाद में विशाल जाकर सारे पैसे अपने बीवी को देता है। अरे ये क्या है जी, इतना सारा पैसा? फिर विशाल सारी बात अपने बीवी को बोलता है और रोज जाकर एक पपीता खरीदकर अपने ठेले पर रखता है
और वो बड़ा विशाल पपीता बन जाता है। ऐसे ही उसे बेचकर बहुत खुशी से रहने लगा। भूमिगत सोने का केला। बुद्धिपुर नाम के एक गांव में केलों की ज्यादा खेत उगाते थे। वह गांव केलों के लिए बहुत ही मशहूर था। पूरे देश में बुद्धिपुर के केले एक्सपोर्ट होते थे। उसी गांव में धीरज करके एक किसान अपने बेटे पुनीत के साथ रहता था। धीरज एक ईमानदार आदमी था और सबको मदद भी करता था। उसके पास 3 एकड़ का जमीन थी जिसमें वह केले उगाता था। एक बार उसके पड़ोस में रहने वाले किशोर धीरज का खेत देखकर जल जाता है और पूरी फसल को मारने के लिए एक योजना बनाता है। इस धीरज की खेत तो बहुत अच्छा है, मुझे किसी भी तरह इसको खराब करना है। ऐसा सोचकर एक रात को जब धीरज और पुनीत सो रहे थे, किशोर आकर पूरे खेत में एसिड डाल देता है। सुबह जब धीरज आकर देखा, पूरा केले की खेत जल जाता है और खराब हो जाता है। तभी धीरज निराश होकर रोने लगता है। तभी उसके बेटे पुनीत आकर ऐसा बोलता है, पापा पापा आप निराश मत हो, मैं एक जादूगर को जानता हूँ, चलो हम उसके पास चलते हैं, शायद वो हमें कुछ सहायता करे। धीरज और पुनीत उस जादूगर के पास जाते हैं। जब वो दोनों उसके खेत के बारे में बोलते हैं तो जादूगर तुरंत एक जादू करके कुछ जादुई केले का बीज देते हैं और ऐसा बोलते हैं, देखो धीरज, मैं आपको कुछ जादुई केले का बीज देता हूँ, इसे तुम जमीन में गाड़ लो। ठीक 1 महीने के बाद जमीन खोद कर देखो, तुम्हारा जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। धीरज वो जादुई बीज लेकर घर आ जाता है और ठीक जैसा ही जादूगर ने बोलता है वैसा ही करता है। जमीन में बीज को गाड़कर खूब पानी भी डालता है। कुछ दिन के बाद देखा तो उसमें कोई भी पौधा नहीं निकला। धीरज हैरान हो जाता है, लेकिन जैसा जादूगर ने बोला 1 महीने के बाद जमीन खोदकर देखता है। वहां पर खोदने पर धीरज हैरान हो जाता है, अरे ये क्या, हे भगवान, यहां पर तो एक सुरंग हो चुका है। सुरंग में जाकर देखा, वहां पर एक बड़ी सोने की केला नजर आता है। उसको देखकर धीरज बहुत खुश हो जाता है, लेकिन यह बात पूरी गांव में फैल जाती है। एक क्रेन की सहायता से सोने की केले को बाहर निकालते हैं। सारी गांव के लोग बड़े सोने की केले को देखने के लिए लाइन लगा देते हैं। तभी धीरज उस जादूगर के पास जाता है और ऐसा बोलता है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपके दिए हुए बीज से ही मेरा जीवन बदल गया है। ऐसा बोलते ही जादूगर भगवान की रूप ले लेते हैं और ऐसा बोलता है, बेटा, तुम एक ईमानदार आदमी हो, इसीलिए तुमको वो सोने की केला मिला है। तुम इसी तरह काम करना और सबकी मदद करना। खुश रहो बेटा। ऐसा बोलकर भगवान गायब हो जाते हैं। तब से धीरज अंडरग्राउंड से मिला वह सोने की केले को बेचकर खुशी खुशी से रहने लगता है, लेकिन खेत में मेहनत करना नहीं भूलता है।